Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। कल मैंने आप लोगों को एक कहानी सुनाई थी, एक वारदात के बारे में बताया था जिसमें नवी मुंबई के उरन इलाके में एक लड़की की रहस्यमयी तरीके से हत्या कर दी गई थी और कत्ल का शक एक ऐसे लड़के पर था जिस लड़के ने उस लड़की के नाबालिग होने के दौरान उसका उत्पीड़न किया था, उसका शोषण किया था और उसी उत्पीड़न के इल्ज़ाम में वो लड़का जेल भी गया था। अब जब कत्ल की यह घटना हुई और पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश शुरू की तो घर वालों ने यह कहा कि उनकी बेटी की हत्या किसी और नहीं बल्कि उसी लड़के ने की है जिसने आज से तकरीबन 3 से 4 साल पहले उनकी बेटी का उत्पीड़न किया था। तो पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की और जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था कि चूंकि ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, जब इस मामले में कोई अपडेट होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो अपडेट ये है कि अब पुलिस ने उसी लड़के को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करने की 2 बड़ी वजहें हैं। एक तो ये कि मौकाए वारदात की तरफ वो उस लड़की के पीछे पीछे जाता हुआ सीसीटीवी कैमरे में नज़र आ रहा है। दूसरा ये कि वो लड़का मूल रूप से कर्नाटक का रहने वाला है, लेकिन उसकी लोकेशन वारदात वाले दिन और उससे कुछ रोज़ पहले नवी मुंबई, उरन और आसपास के इलाकों में नज़र आई है। तीसरी एक वजह यह है कि जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड है उस लड़की का, उस लड़की के कॉल डिटेल रिकॉर्ड में दाऊद शेख नाम के उस लड़के से उसकी बातचीत होने का प्रमाण मिला है, पुष्टि हुई है। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि दाऊद शेख नाम के उस लड़के ने यशस्वी शिंदे नाम की लड़की की हत्या कर दी थी। अब पुलिस ने दाऊद को कर्नाटक के गुलबर्गा से गिरफ्तार कर लिया है। ये क्लियर है, शुरुआती पूछताछ में उस लड़के ने कत्ल की बात भी कबूल कर ली है, लेकिन कत्ल के पीछे एग्जैक्ट वजह क्या थी, अभी उसके मोटिव का पुलिस पता लगाने जा रही है। अब जाहिर है मोटिव तभी पता लगेगा जब उसे नवी मुंबई लाया जाएगा और उससे पूछताछ होगी। तो कल मैं फिर एक छोटा सा अपडेट इस केस से जुड़ा हुआ आप लोगों को दूंगा। और अब आइए आज जो कहानी या जो वाकया मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूं उसकी शुरुआत करते हैं। ये घटना छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ में एक जगह है मनिंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। अपने आप में ये 3 अलग अलग जगहों के नाम लगते हैं। मैं इस इलाके में कभी रहा या गया तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये छोटे छोटे टाउनशिप्स होंगे या कस्बाई इलाके होंगे जिनका नाम एक साथ लिया जाता होगा। तो मनिंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर की ये घटना है। 22 जुलाई की सुबह मनिंद्रगढ़ में एक हाईवे है, उस हाईवे में सड़क के किनारे जंगल के अंदर एक शख्स की लाश मिलती है। मरने वाले शख्स की उम्र यही तकरीबन 35 साल के आसपास है और उसके सिर पर किसी तेज़ धार हथियार से वार किए जाने के निशान मिलते हैं। साथ ही जिस्म के दूसरे हिस्सों और चेहरे पर भी किसी फरसे या जिसे झारखंड और छत्तीसगढ़ के इलाके में टांगी भी कहते हैं या टंगिया भी कहते हैं, उस तरह के विपन से, हथियार से हमला किए जाने के निशान उस लाश पर मिलते हैं। पुलिस को जब ये खबर मिलती है तो मनिंद्रगढ़ पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंचती है और उस मृत आदमी की पहचान की कोशिश शुरू करती है। आसपास के इलाकों में पूछताछ करती है, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद उस पूरे इलाके में कोई भी इस आदमी को पहचान नहीं पाता, यानी उसकी पहचान साफ नहीं होती। अब जो मनिंद्रगढ़ की पुलिस है वो इस डेड बॉडी की अलग अलग एंगल से तस्वीरें क्लिक करती है, डेड बॉडी को रिकवर करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है और साथ ही इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर फ्लोट करती है ताकि मरने वाले शख्स का कोई जानकार पुलिस के सामने आए और बताए कि ये शख्स जो है उनके परिवार का है, ताकि तफ्तीश आगे बढ़ सके और उसकी पहचान क्लियर हो सके। तो पुलिस की ये कोशिश और पुलिस का ये एफर्ट जो है वो रंग लाता है और एक महिला जिसका नाम उमा गुप्ता है वो अपने देवर और अपने भाई के साथ मनिंद्रगढ़ पुलिस के पास पहुंचती है और पुलिस के पास पहुंचकर वो ये बताती है कि जो तस्वीरें पुलिस सोशल मीडिया पर और अलग अलग जगहों पर प्रसारित कर रही है वो तस्वीर उसी के पति वीरेंद्र गुप्ता की है। और उमा गुप्ता बहुत सदमे में होती है, रोती हुई पुलिस से मिलती है और डेड बॉडी पर अपना दावा करती है। घर में जो दूसरे रिश्तेदार आए हुए थे घर के, यानी उमा का देवर और उमा के भाई,
तो ये दोनों भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि हाँ बॉडी वीरेंद्र गुप्ता की ही है। तो फिर पुलिस अपनी तरफ से वेरीफाई करने के बाद वो लाश जो है पोस्टमार्टम कराकर इस पीड़ित परिवार के हवाले कर देती है। लेकिन साथ ही पुलिस गुप्ता परिवार से ये पूछती है कि वीरेंद्र गुप्ता के कत्ल की वजह क्या हो सकती है, तो इसका जवाब परिवार में किसी के पास नहीं है। जब उनसे पूछा जाता है कि क्या वीरेंद्र गुप्ता की किसी से दुश्मनी थी या किसी से कोई रुपए पैसों का लेन देन था, कोई रिलेशन ओरिएंटेड, कहीं ऐसा तो नहीं कि शादीशुदा होने के बावजूद वीरेंद्र किसी और अफेयर में था, तो इस तरह के जितने सवाल या जितने क्वेरीज होते हैं सारे सवालों का जवाब गुप्ता परिवार से ना में मिलता है। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया, पहचान हो जाने के बाद ये क्लियर हो जाता है कि ये वीरेंद्र गुप्ता नाम का जो आदमी है ये मूल रूप से वहीं पास में एक और जगह है बलरामपुर, वहाँ का रहने वाला है, बलरामपुर ज़िले का रहने वाला है। अब घर वालों से पूछताछ में तो पुलिस को कोई ख़ास जानकारी नहीं मिल पाती है, लेकिन पुलिस को जाहिर है कत्ल की तफ्तीश तो करनी है, कातिलों का पता तो लगाना है। तो पुलिस जिस रोड पर ये डेड बॉडी मिली थी उस रोड पर जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं हाईवे पर, अलग अलग चेक नाकों पर हो या दुकानों पर हो, उन सीसीटीवी कैमरों को पुलिस एक्सप्लोर करने लगती है और पुलिस उसके बारे में पता करने लगती है, उसके फुटेजेस देखने लगती है। डेड बॉडी का जब पोस्टमार्टम होता है तो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ये बता देते हैं कि इस आदमी की हत्या 21 और 22 मई की दरमियानी रात को ही की गई होगी और 22 की सुबह ये डेड बॉडी बरामद हुई थी। तो कहने का मतलब ये कि लाश कोई बहुत पुरानी नहीं है, ये डॉक्टर बताते हैं और इसी से पुलिस को थोड़ी इस मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। पुलिस को ये पता चलता है कि कब का सीसीटीवी फुटेज चेक करना है, ऐसा नहीं कि महीने भर का चेक कर रहे हैं। पोस्टमार्टम के दौरान जो है डॉक्टर जो होते हैं फॉरेंसिक मेडिसिन के एक्सपर्ट्स, वो डेड बॉडी को देखकर ये बता देते हैं कि इस आदमी की मौत कितने समय पहले हुई होगी। एग्जैक्ट प्रिसाइज टाइम तो नहीं, लेकिन एक अंदाजन वो बता पाते हैं। तो इससे पुलिस को मदद मिली। अब पुलिस ने क्या किया, जैसा कि मैंने आपको बताया, सीसीटीवी फुटेज चेक करने की शुरुआत की और इस सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को एक संदिग्ध कार नजर आती है, जो कार इसी मनिंदरगढ़ चिरमिरी भरतपुर रोड से गुजरती हुई दिखती है और बेसिकली ये अंबिकापुर की तरफ जाती हुई और फिर, या जनकपुर कह लें, जनकपुर की तरफ जाती हुई और उधर से वापस आती हुई ये कार दिखती है। पुलिस के पास जो इन्फॉर्मेशन या सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिलता है उसमें ये संदिग्ध कार रात को तकरीबन 11:55 पर जनकपुर की तरफ जाती हुई और फिर रात के ही तकरीबन 2:30 पौने 3 के आसपास ये कार जनकपुर की तरफ से वापस आती हुई नज़र आती है। इसके अलावा और भी कई गाड़ियां, ऑब्वियस सी बात है, उस सड़क से गुजरी थी। तो पुलिस एक एक करके सारी गाड़ियों को वेरीफाई करती है और उनके बारे में जानकारी जुटाती है। तो जानकारी जुटाते जुटाते पुलिस जो है, जो भी शक के दायरे में रहने वाले लोग हैं उन्हें फिल्टर भी करती जाती है, क्योंकि जिनसे पूछताछ होती है अगर वो कोई सब्सटेंशिएट करने वाला आंसर देते हैं, जिसे कहते हैं ना कि संतुष्ट करने वाला कोई जवाब देते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है उनको शक के दायरे से निकाल दिया जाता है। लेकिन एक कार जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो संदिग्ध कार अब भी सवालों के घेरे में है कि ये कार किसकी है और इस कार से रात को कौन गया जनकपुर की तरफ और वापस कौन आया। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश करती है और इसी सिलसिले में पुलिस को एक आदमी का पता चलता है जिसकी ये कार है। रजिस्ट्रेशन नंबर के सहारे पुलिस उसकी पहचान पता करती है। उसका नाम है विश्वनाथ चौधरी। तो ये जो विश्वनाथ चौधरी नाम का आदमी है, इसे पुलिस हिरासत में लेती है और इससे पूछताछ शुरू करती है। विश्वनाथ चौधरी पहले पुलिस को सच्ची झूठी कहानियां सुनाता है और फिर बाद में वो कबूल कर लेता है कि वीरेंद्र गुप्ता के कत्ल में उसी का हाथ है, यानी जो कार का मालिक है उसी का हाथ है। कार का बेसिकली मालिक भी है और वो ड्राइवर भी है, उसी का हाथ है। अब सवाल ये है कि विश्वनाथ चौधरी की वीरेंद्र गुप्ता से ऐसी क्या दुश्मनी थी। तो इसका जवाब ये है कि वीरेंद्र गुप्ता अब से कुछ समय पहले किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार होकर जेल गया था और ये जो विश्वनाथ चौधरी नाम का जो आदमी है, इसका वीरेंद्र गुप्ता के घर में आना जाना था, क्योंकि वो टैक्सी चलाता था और जब भी गुप्ता परिवार को किसी गाड़ी की या कार की ज़रूरत होती थी तो वो विश्वनाथ चौधरी से ही कांटेक्ट करते भी थे। तो इस नाते विश्वनाथ चौधरी वीरेंद्र गुप्ता के घर आता जाता रहता था। मीनवाइल जब वीरेंद्र गुप्ता किसी मामले में जेल चला गया तो विश्वनाथ चौधरी उसकी गैरहाजिरी में भी गुप्ता परिवार के पास आता जाता रहा और इसी आने जाने के सिलसिले में उसका रिलेशन
वीरेंद्र गुप्ता की पत्नी उमा गुप्ता से बन गया। और आप समझ सकते हैं कि जब इस तरह के रिलेशन बनते हैं तो अक्सर उसका अंजाम बहुत खतरनाक होता है। अब उमा गुप्ता जो है वो विश्वनाथ चौधरी के प्यार में इतनी पागल हो गई, शादीशुदा महिला, कि वो अपने पति वीरेंद्र गुप्ता से जो है चिढ़ने लगी। पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ों की शुरुआत हो गई और उमा ने वीरेंद्र को लगातार भड़काना शुरू कर दिया और अपने पति, माफ़ कीजिएगा, विश्वनाथ चौधरी को लगातार भड़काना शुरू कर दिया और अपने पति वीरेंद्र गुप्ता की हत्या करने के लिए उकसाना शुरू कर दिया। इस बीच जैसा कि मैंने आपको बताया, जब वीरेंद्र गुप्ता जेल गया था तब उमा ने चुपके से विश्वनाथ से शादी भी कर ली थी एक मंदिर में। तो एक तरह से देखा जाए तो ये क्लेम भी कर रहे थे कि आने वाली ज़िंदगी वो साथ साथ गुजारेंगे। आपस में ही उन्होंने एक दूसरे के साथ ये वादा भी किया था। तो जब उमा गुप्ता ने बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करना शुरू किया तो विश्वनाथ चौधरी उमा के पति वीरेंद्र गुप्ता के कत्ल के लिए तैयार हो गया। और फिर वो मौका भी आया जब कातिल खुद विश्वनाथ चौधरी के साथ कहीं जाने के लिए तैयार हो गया। हुआ ये कि 21 जुलाई को वीरेंद्र गुप्ता को जनकपुर की तरफ जाना था और जैसे ही जनकपुर जाने के लिए उसने विश्वनाथ गुप्ता से कांटेक्ट किया, विश्वनाथ चौधरी से कांटेक्ट किया, तो विश्वनाथ चौधरी जो है टैक्सी लेकर जाने के लिए तैयार हो गया। मीनवाइल उमा गुप्ता को जब पता चला कि उसका पति विश्वनाथ चौधरी के साथ जनकपुर जा रहा है तो उसने विश्वनाथ चौधरी को कहा कि यही तुम्हारे पास सबसे बढ़िया मौका है, रास्ते में ही उसकी जान ले लो। प्लानिंग के तहत विश्वनाथ चौधरी ने अपने गाड़ी में एक तेज़धार हथियार फरसा रख लिया और उसके पति को, उमा के पति को अपने साथ लेकर गया। रास्ते में उसे जमकर शराब पिलाई। जब वो शराब के नशे में धुत होकर गाड़ी में बैठकर वापस आ रहा था जनकपुर से, तो बीच रास्ते में मनिंद्रगढ़ के पास लघु शंका के लिए, यानी थोड़ा सा रिफ्रेश होने के लिए, वो वीरेंद्र गुप्ता गाड़ी से नीचे उतरा। वो शराब के नशे में धुत था। यही मौका विश्वनाथ चौधरी को मिला और उसने फरसे से ताबड़तोड़ सिर के पीछे और फिर जिस्म के दूसरे हिस्सों में वार कर वीरेंद्र गुप्ता की हत्या कर दी, उसकी जान ले ली और वहाँ से फरार हो गया। उसने उस फरसे को भी कुछ ही दूर पर फेंक दिया था, जिसे बाद में पुलिस ने इसकी निशानदेही पर, कातिल विश्वनाथ चौधरी की निशानदेही पर पुलिस ने बरामद भी कर लिया। तो इस तरह से एक ब्लाइंड मर्डर का मामला पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में दिखने वाली एक संदिग्ध कार के सहारे सुलझाने में कामयाबी हासिल की। पुलिस ने सक्सेसफुली उसे सुलझा भी लिया, लेकिन इस मर्डर के पीछे जो दर्दनाक कहानी सामने आई उसमें फिर एक महिला या एक लाइफ पार्टनर अपने ही पति के कत्ल के लिए गुनहगार पाई गई, दोषी पाई गई। कम से कम पुलिस की तफ्तीश में तो वो दोषी पाई गई है। आने वाले दिनों में जब अदालत में ये मामला चलेगा तो अदालत में भी उमा गुप्ता दोषी पाई जाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और पुलिस की तफ्तीश में कितना दम है ये तभी पता भी चल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन आज के इस प्रोग्राम को या इस पेशकश को ख़त्म करने से पहले आइए कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं। अभिषेक साव ने कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। कल जो घटनाक्रम मैंने आप लोगों को सुनाई थी वो उस मामले में मरने वाली लड़की और मारने वाला लड़का दोनों अलग अलग धर्म और संप्रदाय से हैं, तो इसे लेकर तरह तरह के कमेंट लोगों ने किए हैं। कुछ लोगों ने इसे लव जिहाद का भी नाम दिया है। तो खैर बहुत नाजुक और सेंसिटिव इशू है ये, लेकिन इतना ज़रूर है, चाहे ये लव जिहाद हो न हो, लेकिन अगर किसी ने भी कत्ल किया है और बर्बरतापूर्ण तरीके से किसी की जान ली है, लाश के साथ हैवानियत की है, तो उस आदमी को ऐसी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए कि उस सज़ा को देखकर लोगों को सबक मिले, ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। लेकिन बार बार हम इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन शायद हमारा लीगल सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो इस तरह का नज़ीर पेश कर पाए। ये बात बहुत अफसोस के साथ कहनी पड़ती है। तो भारतीय समथिंग के नाम से एक आईडी है, तो उन्होंने कमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि अगर उस लड़की ने जिसकी हत्या हुई, अगर उसने अपने माता पिता को बताया होता कि वो किससे मिलने के लिए जा रही है तो शायद वो बच जाती। तो खैर आपको पता ही है, जब इंसान चोरी छुपे कोई काम करता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है, यानी उसका आउटकम कई बार बहुत ख़तरनाक होता है। तो चाहे वो रिलेशनशिप की बात ही क्यों ना हो। सेव हिंदूज़ के नाम से एक आईडी है, बहुत बहुत स्वागत आपका। उद्रेश बिंद ने भी कमेंट किया है, बहुत धन्यवाद। अंसारी हुज़ैफा ने कमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच। और उन्होंने उस
घटना पर काफ़ी दुख जाहिर किया। महावीर जैन ने भी कमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि जज साहब इसको भी ज़मानत दे देंगे, यहाँ सज़ा का डर किसी को है ही नहीं। काफ़ी हद तक आपकी बात सही है, हालांकि हर केस अलग अलग मेरिट पर चलता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे संगीन मामलों में अदालत बहुत आसानी से ज़मानत दे देती है और जो भी कातिल होता है या संभावित कातिल होते हैं उन्हें फिर अपराध करने का डर जो है नहीं होता। दीपक हीरा ने कमेंट किया, बहुत स्वागत आपका। फिली मरांडी के नाम से एक आईडी है, इन्होंने भी कमेंट किया है। फिलीमन मार्डी ने कमेंट किया, बहुत बहुत स्वागत आपका। और एक हमारे दर्शक हैं, उनका नाम नहीं लिखा उन्होंने, आईडी से नाम समझ में नहीं आ रहा है। नंदलाल कनौजिया ने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका, बहुत धन्यवाद। प्रकाश पी एक हमारे दर्शक हैं, रेगुलर लिसनर हैं। सेव हिंदूज़ का मैंने जिक्र कर ही दिया। और इसके अलावा आरबी सिंह ने कमेंट किया है। अंशुमान घोष का कमेंट है, बहुत बहुत स्वागत। खुर्शीद खान और ट्यूटरलॉजी के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है। और इसके अलावा पीके चंद्रा, फरहाद अली का कमेंट है, ये पाकिस्तान इस्लामाबाद से हैं। और एरीज़ हैं, मौलाना निसार अहमद नागपुरी साहब है, और भी बहुत सारे दर्शकों ने कमेंट किया है। सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इस तरह से मुझसे कनेक्ट करते हैं, अपनी बातें लिखते हैं। ज़्यादा लोगों के नाम और कमेंट्स तो आज मैं खैर आप लोगों के सामने पढ़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि सारे कमेंट्स मैं पर्सनली ज़रूर पढ़ता हूँ, तो इसीलिए आप कमेंट ज़रूर कीजिए। आपकी बातें मुझ तक पहुँचती हैं और उसी तरह से मैं अपने इस प्रोग्राम को ढालता भी हूँ और आगे उस पर चेंजेस भी करता हूँ। तो फिलहाल इतना ही। मुझे और हमारे सीनियर कैमरा पर्सन विनोद शिकारपुरी जी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।